क्या हुआ माँ? आपको कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा कर रखा करें। इस तरह बैठे बैठे ठूसना अच्छा लगता है आपको? उम्र तो ज्यादा नहीं है, अभी भी बेटे के टुकड़ों पर पल रही है। राहुल दिन रात कितनी मेहनत करके पैसे कमाता है, फिर भी वह इंसान सुख का मुंह नहीं देख पा रहा है, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपको पालना पड़ रहा है। क्या करूं बताओ बहू, भगवान को तो दिन रात पुकारती हूं, पता नहीं क्यों मेरी पुकार सुनते ही नहीं। मुझे उठा क्यों नहीं लेते समझ नहीं आता। और बहू, कुछ दिन से कमर में बहुत दर्द है, विश्वास करो, झुकने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए झाड़ू नहीं लगा पा रही हूं। ठीक है, जब तुम कह रही हो तो लगा ही देती हूं। लेकिन बहू, तुम्हारी माँ आज अगर मेरी जगह होती तो क्या तुम उन्हें इस तरह बोल पाती जिस तरह तुम मुझे बात सुनाती हो? आंसू पोंछते हुए। क्या कहा आपने? जितना बड़ा मुंह नहीं है उतनी बड़ी बात, इतनी हिम्मत आपकी। देखो राहुल, देखो, अपनी माँ की बातें सुनो। दिन रात बैठे बैठे खा रही है और सो रही है। मैंने जरा सा घर में झाड़ू लगाने को कह दिया तो मेरी माँ को बीच में ले आई। हिम्मत कैसे हुई? आज इसका कोई फैसला तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो आज ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब रहना अपनी माँ के साथ। लगभग हर दिन घर में यही नज़ारा होता है। सुबह नींद खुलते ही शुरू हो जाती है सास बहू की अनबन, जो रात को सोने के समय जाकर ख़त्म होती है। फिर अगले दिन वही रोज़ रोज़ का झगड़ा शुरू हो जाता है। राहुल और नेहा पति पत्नी हैं। उनका 10 साल का बेटा है आरव। राहुल की माँ कमला देवी भी उनके साथ रहती है। लेकिन आधुनिक मानसिकता वाली नेहा अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वह 3 लोगों का परिवार चाहती है जहां उसकी सास न रहे। राहुल शुरुआत में उसकी इस मांग को नहीं मानता था, लेकिन अब वह भी हामी भर देता है। उसके लिए भी माँ अब एक बोझ बन चुकी है, जिसे वह अपने कंधे से उतारना चाहता है। उतार कर फेंक सके तो ही शांति मिले। बस आरव अपनी दादी से बहुत जुड़ा हुआ है। डांट डपट कर भी उसे दादी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। खाने की मेज पर आकर राहुल अपनी माँ से कहता है, सच में माँ, तुम भी गजब करती हो। नेहा तो सारा काम कर ही रही है, थोड़ा सा घर में झाड़ू लगाने को कह दिया तो तुम्हारे बहानों की झड़ी लग जाती है ना? क्या कह रहा है बेटा तू? मैं बहाने बना रही हूँ? अरे विश्वास कर, मेरी कमर में बहुत दर्द है। अच्छा ठीक है, हुआ हुआ। इस ऑफिस जाने के समय अपनी ये पिन पिन बंद करो तो। शांति से 2 निवाले तो मुंह में डालने दो। अब हटो मेरी आंखों के सामने से। आंसू पोंछते हुए कमला देवी अपने कमरे में चली जाती है। वह सोचती है उन्होंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके लिए आज उन्हें इतनी लात जूतियाँ खाकर भी मुंह बंद रखकर बेटे के संसार में पड़े रहना पड़ रहा है, जहाँ बेटा खुद ही माँ को अपने कंधे से उतार फेंकना चाहता है। सुनील बाबू ने मरते समय राहुल से कहा था, राहुल, तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। माँ का ख्याल रखना बेटा। उस इंसान ने बहुत दुख झेले हैं, आखिरी उम्र में आकर माँ को और कष्ट मत देना। तब राहुल ने अपने पिता के दोनों हाथ पकड़ के कहा था, हाँ पापा, मैं माँ का ख्याल रखूँगा, आपको जुबान देता हूँ। ये सब बातें आज अतीत बन चुकी है। वह शायद एक झूठा वादा था, वरना कोई बेटा अपने पिता को दी गई जुबान इस तरह कैसे भूल सकता है। कमला देवी की तंद्रा आरव की आवाज़ से टूटती है। दादी, ओ दादी। वह गले लग जाता है। बोलो मेरे पोते। दादी, वे लोग तुम्हें बहुत तकलीफ देते हैं ना, मुझे पता है। तुम देखना, एक दिन मैं इसका बदला लूँगा। इश, ऐसी बात नहीं करते। दादी जानती हो, आते समय मैंने सुना कि पापा और मम्मी आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे। तुम जाओगी दादी? कमला देवी थोड़ी हैरान हो गई, पर खुद को संभालते बोली, हाँ जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे वचन दो, मेरे चले जाने के बाद तुम बिल्कुल नहीं रोओगे। एक अच्छे बच्चे की तरह रहोगे, मेरे प्यारे बच्चे बनकर रहोगे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे।
ठीक है दादी, ऐसा ही होगा। रात को खाने की मेज पर राहुल अपनी माँ को बताता है कि वह एक वृद्धाश्रम देख आया है जहाँ वह अपनी माँ को छोड़कर आ जाएगा। उनकी बाकी की जिंदगी अब वही गुजरेगी। कमला देवी भी कोई विरोध नहीं करती। कुछ दिनों बाद राहुल अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। अब नेहा बहुत खुश है। 3 लोगों का परिवार, कोई झंझट नहीं। बेटा स्कूल चला जाता है और पति ऑफिस निकल जाता है, तो वो भी हाथ पैर फैलाकर अपनी मर्जी से रह सकती है। टोकने वाला कोई नहीं है। इस बीच कई साल बीत गए। वृद्धाश्रम जाने के 2-3 महीने के भीतर ही कमला देवी का स्वर्गवास हो गया। आज आरव भी आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन वह उस दिन के बाद से आज तक अपने माता पिता को दिल से प्यार नहीं कर पाया, ना ही उनका सम्मान कर पाया। अब नेहा और राहुल भी बूढ़े हो चुके हैं। राहुल भी अपने कामकाजी जीवन में रिटायर हो चुका है। कुछ समय पहले ही आरव ने शादी की है। हालांकि लड़की उसकी पसंद की है। नाम है ओलिविया। कॉन्वेंट में पढ़ी और पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा में पली बढ़ी ओलिविया नेहा और राहुल के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाती। घर में कलह शुरू हो जाती है। आरव को फिर से उन पुराने दिनों की तस्वीरें साफ दिखने लगती है। वह चुप रहता है, कोई विरोध नहीं करता। बूढ़ा और लाचार राहुल भी अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। वह बैठे बैठे सोचता है कि आज का ये दिन कभी उसकी माँ ने भी तो देखा था, तब उसने भी तो कोई विरोध नहीं किया था। तो आज वह कैसे उम्मीद कर सकता है कि आरव उनके लिए ओलिविया के खिलाफ जाकर कुछ बोलेगा? कभी नहीं। इस बीच एक दिन ओलिविया आरव से कहती है कि वह अब राहुल और नेहा के साथ नहीं रहेगी। वे दोनों अपने तरीके से गृहस्थी बसाना चाहते हैं, जहां राहुल और नेहा की कोई जगह नहीं है। आरव भी इस बात को वैसे ही मान लेता है, ठीक उसी अंदाज में। इसके बाद रात को खाने की मेज पर आरव अपने पापा और मम्मी को बताता है कि वह एक वृद्धाश्रम में बात कर आया है। वे अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं गुजारेंगी। नेहा कुछ बोलने ही जा रही थी, लेकिन राहुल उसे टोक देता है। वह बेटी की बात से सहमत होते हुए सिर्फ इतना पूछता है, कौन सा वृद्धाश्रम है बेटा? आनंदी। राहुल चौंक उठता है। वह मन ही मन सोचता है, यही तो उसने भी अपनी माँ को भेजा था। शायद इसी को नियति का खेल खेलते हैं और इसीलिए आज आरव भी उन दोनों को वहीं भेज रहा है। राहुल खामोशी से आंसू बहाने लगता है। क्या हुआ पापा, चौंक गए ना? हाँ, चौंकने वाली बात तो है ही। आप दोनों ने भी तो दादी को वहीं भेजा था, इसलिए मैंने सोचा कि वह जगह आप दोनों के रहने के लिए बिल्कुल सही है। परसों तैयार रहना वहाँ जाने के लिए। मैं और ओलिविया अपने तरीके से संसार बसाना चाहते हैं, जहाँ आप दोनों की कोई जगह नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे इस घर और इस संसार में मेरी दादी की कोई जगह नहीं बची थी। ये बातें कहकर आरव कमरे से बाहर निकल जाता है। वह अपनी दादी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, दादी, आज मैंने तुम्हारे साथ हुए सारे अन्यायों का बदला ले लिया है। तुमने कहा था ना कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। हाँ, मैं एक अच्छा इंसान ही बना हूँ और इसलिए आज मैंने तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय का हिसाब चुकता कर लिया। आज अपने किए कर्मों के फल स्वरूप राहुल और नेहा भी उसी आनंदी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं जहाँ उन्होंने कभी कमला देवी को भेजा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए मित्र हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें। उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद।